नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 24। तो रायपुर में कांग्रेस का 85वां अधिवेशन चल रहा है। वहां पर तमाम बातों का जिक्र किया गया है। उन बातों को आज समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रायपुर से नई कांग्रेस बाहर आएगी, जो हमें 2024 के चुनाव हो या फिर उससे पहले जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उसमें नई ताकत के साथ काम करती हुई, लड़ती हुई नजर आएगी। हमारे साथ सुकेश जी मौजूद हैं। सुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या लग रहा है कि रायपुर में जो अधिवेशन चल रहा है उसमें तमाम बातों का जिक्र किया गया है, वो चुनावी बॉन्ड को लेकर जिक्र हो, गठबंधन को लेकर जिक्र हो, इन सारी बातों से क्या समझ पा रहे हैं? प्रथम दृष्टया आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, ये जो महाधिवेशन है रायपुर में, ये राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के बाद हुआ है। ये उस वक्त हुआ है जब करीब 2.5 दशक तक गांधी परिवार के हाथ में लगातार कमान थी, एक नए अध्यक्ष बने हैं और उसके बाद ये सेशन है। ये उस वक्त हुआ है जब कांग्रेस सबसे कमजोर स्थिति में अपने आप को पाती है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले कहा, ये उस वक्त हुआ है जब राहुल की भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई है। इस भारत जोड़ो यात्रा से उनको बहुत उम्मीदें हैं। अब कोई भी दल, राजनीतिक दल और राष्ट्रीय राजनीतिक दल सफल तब होता है जब उसको इलेक्टोरल डिविडेंड मिलता है। चाहे वो यात्रा हो, वो रथ यात्रा हो, पद यात्रा हो, क्या इलेक्टोरल डिविडेंड बेनिफिट मिल रहा है? क्या कांग्रेस को एक नई दिशा में जाने की जरूरत है? क्या इन तमाम चीजों पे चिंतन वहां होगी और मुझे लगता है कुछ चीजें समुद्र मंथन से कई बार अमृत निकलता है। हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि वो अपने आप को बदले, सुधार करे, मजबूत हो। जब मैं कहता हूं कि कांग्रेस सबसे कमजोर, लचर अवस्था में है, तो समय समय पे कांग्रेस ने अपने आप में बदलाव किया है। मुझे याद आता है, चूंकि आपने अधिवेशन की चर्चा कर दी, कि ये 50वां अधिवेशन है। 1998, अगर मैं गलत नहीं हूं, पंचमढ़ी में अधिवेशन हुआ था। और पंचमढ़ी में कांग्रेस ने एकला चलो का नारा दिया था। वो कोलिशन पॉलिटिक्स के हक में नहीं थी। ये वो वक्त था जब बीजेपी बड़ी पार्टी के तौर पे तो आ गई थी, लेकिन वो काऊ बेल्ट की पार्टी थी। उसको पूरे देश में उस तरीके का समर्थन नहीं था। काऊ बेल्ट में बहुत अच्छा करती थी और करने लगी थी, तो कांग्रेस को लगा कि नहीं, ये थ्रेट नहीं है, इसलिए उसने कोलिशन पॉलिटिक्स की तरफ रुख नहीं किया, वो एकला चलो की तरफ गए। उसके पहले का वक्त वो वक्त था जब कोलिशन सरकारें बनी, गिरी, कांग्रेस का समर्थन रहा, कांग्रेस ने समर्थन वापस लिया। 5 साल के बाद ही 2003 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1999 से 2004 तक थी, तो 2003 में शिमला में महाधिवेशन था। उसमें गठबंधन की राजनीति की तरफ कांग्रेस गई। उसको लगा कि यह वक्त है जब हमको गठबंधन की राजनीति की तरफ जाना चाहिए। 2004 में इसी गठबंधन की राजनीति जिसको उन्होंने शिमला के महाधिवेशन में एक्सेप्ट किया था, उसी राह पे चलते हुए कांग्रेस सत्ता में आई। जबकि कांग्रेस और बीजेपी के सीट्स करीब करीब बराबर थे, लेकिन पार्टनर्स कांग्रेस के साथ ज्यादा थे। नंबर्स मैनेज करने में कांग्रेस कामयाब हो गई और उस वक्त से कांग्रेस कोलिशन एरा में चली गई, जब उसने 10 साल तक सरकार चलाया। 2014 के बाद का इतिहास आपको मालूम है। 8 सालों में कांग्रेस धीरे धीरे कमजोर हुई है। ये वो वक्त है रायपुर अधिवेशन में जब उनको एक रास्ता तय करना है, जिसकी तरफ सोनिया गांधी ने इशारा किया है कि हम लाइक माइंडेड पार्टी से गठबंधन करेंगे। लेकिन उनके अंदर एक जो अपनी पार्टी को मजबूत करने का किसी भी पार्टी का ख्वाब होता है, तो वो राहुल गांधी को अब नेता के तौर पे देखने लग गए हैं। उनकी सक्सेसफुल यात्रा ने ये कर दिया है कि उन्हें लगता है कि अब वो रिलक्टेंट लीडर नहीं है। उनके अंदर जो रेस्टलेसनेस दिखती थी, जो उन पे आरोप लगता था कि वो टिक कर राजनीति नहीं कर सकते, तो ठंड में टी शर्ट वाले राहुल, दाढ़ी वाले राहुल टी शर्ट पहन के चल रहे हैं माइनस टेम्परेचर में, तो वो ऐसा लगता है कांग्रेस को कि ये कॉड स्टैब्लिश कर दिया राहुल गांधी ने। भारत जोड़ो यात्रा से उनको बहुत फायदा हुआ है। तो ये द्वंद्व जो है कांग्रेस का, कि क्या राहुल को ही आगे करके चुनाव लड़ेंगे या फिर जो दूसरी पार्टियां कह रही हैं, नीतीश कुमार आज ही पूर्णिया में फिर से कहा है नीतीश कुमार ने महागठबंधन की रैली में कि हम तो कांग्रेस का वेट कर रहे हैं।
शिवसेना ने कुछ दिन पहले कहा, 2-3 दिन पहले अपने मुखपत्र में लिखा। और आरएनई देखिए, राजनीतिक चरित्र देखिए कि ये दोनों पार्टियां वैसी पार्टियां हैं जो दशकों तक बीजेपी के साथ रही हैं। वो कह रही हैं कि कांग्रेस को साथ रखना चाहिए, कांग्रेस के साथ रहकर ही मजबूत विकल्प संभव है। शिवसेना ने तो यहां तक लिखा, कुछ दलों की तरफ इशारा करते हुए, जिसमें टीएमसी है और केसीआर की पार्टी है, कि अलग अलग चूल्हा इन्होंने जला लिया है, लेकिन क्या बिना कांग्रेस के हो पाएगा? तो कांग्रेस पार्टी अपने आप को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पा रही है कि हमें कम से कम अब ऐसा लोग मानने लगे हैं कि कांग्रेस के बिना नहीं हो पाएगा, बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस को होना चाहिए। इन्हीं तमाम मुद्दों पे डिस्कशन है और मुझे लगता है कि उससे कांग्रेस में एक रास्ता नया तैयार होगा कि हमें किस दिशा में जाना है। क्या वो वेट करेंगे 2023 में जो चुनाव है उसमें, अगर कांग्रेस अच्छा करती है विधानसभा के चुनाव में, बड़े स्टेट्स में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, तो उसके पास और कहने के लिए होगा कि हम और मजबूत बनकर सामने उभरे हैं। तो क्या वो उसका वेट कर रही है, या इस अधिवेशन में वो फैसला लेगी कि हमें लाइक माइंडेड पार्टीज के साथ जाना है? हम अभी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार की घोषणा नहीं करेंगे, बनने के बाद कोई एक व्यक्ति चुन लिया जाएगा, या फिर वो कहेंगे कि हम लीड करेंगे? ये सब अभी देखना बाकी है। कल वो सेशन खत्म हो रहा है और खत्म होने के बाद उसमें ज़्यादा क्लैरिटी सामने आएगी। सोनिया ने एक तरह से राहुल गांधी को आगे कर दिया है, क्योंकि वो संकेत ये दे रही हैं कि अब वो रिटायर हो रही हैं। तो सोनिया अब कमान नहीं संभालेंगी, राहुल गांधी पूरी तरीके से कमान संभालेंगे। सोनिया भले ही घर पे जो कुछ उनको बताएं, लेकिन साफ तौर से आगे आके नहीं बताएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा हिमांशु पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पिछले कुछ समय से सोनिया गांधी, जब वो कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे भी थी, तब भी वो पिछले कुछ समय से बीमार भी हैं। अब तो वो अध्यक्ष भी नहीं है। जब वो बीमार थी तब उन्होंने बैकसीट ले लिया था। जब राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं भी थे या अध्यक्ष बन गए थे, उस समय भी वो पीछे चली गई थी। जब वो दोबारा अध्यक्ष बनी राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद और राहुल गांधी बनने को तैयार नहीं हुए, तो लोगों ने सोनिया गांधी को कहा कि आपके हाथ में ही कमान होनी चाहिए। वो जब अध्यक्ष तब भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थी। तो बीमार होना और उम्र के इस पड़ाव पे वो बैकसीट लेना चाहती हैं। प्रियंका गांधी की एंट्री हो चुकी है, राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि रायबरेली से इस बार प्रियंका गांधी मैदान में उतरेंगी। तो एक्टिव पॉलिटिक्स से अपने आप को उन्होंने दूर कर लिया, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक मेंटोर के तौर पे सोनिया गांधी, चूंकि गांधी परिवार एक धुरी रहा है, आज भी खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है उसमें तमाम बड़े नेता राहुल गांधी के साथ लगे थे। तो हो सकता है, और हर पार्टी में होता है, जेपी नड्डा अध्यक्ष हैं लेकिन पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी हैं। कई बार आपको अमित शाह बहुत पावरफुल दिखेंगे, कई बार लगता है कि अध्यक्ष से भी ज्यादा पावरफुल अमित शाह है। तो ऐसे में अध्यक्ष खड़गे रहेंगे, सोनिया गांधी बैक सीट लेंगी और राहुल गांधी प्रोमिनेंस में तो रहेंगे। लेकिन वो कितने प्रोमिनेंट रहते हैं, क्या कांग्रेस का एक धड़ा जो उनको आगे करने में लगा हुआ है कि यही आदमी मोदी से लड़ सकता है, यही आदमी लड़ रहा है, इसके अंदर ताकत है, बाकी लोग मोदी पे चुप्पी साध जाते हैं, वो बचते हैं। राहुल गांधी में एक फाइटर स्पिरिट है जिसकी वजह से वो लंबी रेस के घोड़े के तौर पे जाने जाएंगे। तो इन चीज़ों की वजह से राहुल गांधी को एक वर्ग ऐसा चाहता है कि आगे कर दिया जाए, लेकिन एक दूसरा वर्ग और खासतौर पे जो उनके पोटेंशियल पार्टनर्स हैं, अलायंस पार्टनर्स हैं, उनको लगता है कि राहुल गांधी को पीछे रहना चाहिए, कांग्रेस पार्टी पीछे। और कई बार मैं इस बात की तरफ इशारा भी कर चुका हूं आपके ही शो में कि वो चाहते हैं कि कांग्रेस साथ रहे लेकिन कांग्रेस लीड ना करे। क्या ये प्रोपोजिशन बनेगा? क्या इसमें थोड़ा समय लगेगा अभी चीज़ों को बाहर आने में। एक कहा गया है कि विजन डॉक्यूमेंट बनाएंगे 2024 के लिए, ये अपने आप में कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। देखिए हिमांशु, बहुत क्लैरिटी के साथ आज की राजनीति को समझने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी के तौर पे जब आपके सामने एक पॉलिटिकल ओपोनेंट आपका खड़ा है जो 10 सालों से प्रधानमंत्री होने के बावजूद उसकी लोकप्रियता आज भी है, जब वो मैदान में होंगे और वो नरेंद्र मोदी जिसने बीजेपी को बहुत बड़ी पार्टी के तौर पे एस्टैब्लिश कर दिया है, वो पार्टी जो काउ बेल्ट की पार्टी थी, वो बनिया और जो उच्च वर्ग हैं वो उनके समर्थक माने जाते थे, उसने पेनिट्रेट करके डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में अपना वोट बैंक क्रिएट कर लिया है। हिंदुत्व के नाम पे वो पार्टी आई थी, उसने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का एक, बार बार मैं कहता हूं कि एक ब्लेंड तैयार कर दिया है कि जो बड़ा अचूक है। कई बार उसने एक लाभार्थी वर्ग तैयार कर लिया है। जब भी आप डेवलपमेंट की बात करेंगे तो ऐसा लगता है कि आप इस सरकार की बात कर रहे हैं, ये नैरेटिव भी क्रिएट कर दिया है।
तो ऐसे में जब आपके सामने एक ऐसा गुच्छा सामने आता है तो आपको मैदान पे लड़ने के लिए एक एक्शन प्लान चाहिए, एक ऑल्टरनेट नैरेटिव चाहिए। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए जरूरी होगा कि वो एक विजन डॉक्यूमेंट लेके आए, एक ऑल्टरनेट कोई प्लान, कोई मॉडल कोई लेके आए। और इसीलिए बार बार वो जैसे ओपीएस का सहारा ले रहे हैं वो कि ओपीएस ऐसा है जिसको भुनाया जा सकता है। वो 19 के चुनाव में न्याय एक योजना लेकर आए थे, लेकिन 6000 की योजना जो किसानों के लिए मोदी लेकर आए वो भारी पड़ गई। 72,000 सालाना, मतलब 6,000 वो साल में दे रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे थे हम 6,000 महीने में देंगे, गरीबों को देंगे, वो भी नहीं चल पाई। तो ऐसे में एक वायबल ऑल्टरनेट के तौर पे जिसको लोग देखें कि हाँ ये जो मॉडल हमारे सामने है, ये इसको हम वी लुक अप टू इट, ऐसा कोई मॉडल लेके आना पड़ेगा किसी भी पार्टी को। देखिए, जोड़ तोड़ के गठबंधन बना लेना, गठबंधन की राजनीति का भी जो ये समय चल रहा है उसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने किसी दल को जोड़ लिया तो उसके सारे वोट आपके हो गए, आपके सारे वोट उसको चले गए। ये सपा बसपा साथ आके देख चुकी है। तो ऐसे में जो आज की राजनीति है उसमें 1+1 2 हो जाएगा, ये नहीं है। 1+1 राजनीति में 11 भी हो जाता है कई बार। तो इसलिए आपको एक ऑल्टरनेट सॉलिड मॉडल चाहिए और एक भूख चाहिए, एक हंगर चाहिए। मैं गुजरात में था, कांग्रेस पार्टी ग्राउंड पे लड़ते हुए नहीं दिख रही थी। उसकी एक वजह यह भी है कि दोनों पार्टियों में जमीन आसमान का, इसीलिए उन्होंने बॉन्ड की बात की है, क्योंकि एक संपन्न बीजेपी के सामने एक निर्धन कांग्रेस दिखती है। तो ऐसे में रिसोर्सेज इकट्ठा करना, लड़ते हुए दिखना, जमीन पे फाइटर की तरह लड़ना, ये हंगर जब तक नहीं आएगा किसी भी पार्टी में, तो भाजपा जैसी साधन संपन्न शक्तिशाली मोदी वाली पार्टी के साथ लड़ना मुश्किल है। अच्छा, हम लोगों ने कई बार बात भी की है कि जहां पे त्रिकोणीय मुकाबला होता है वहां भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। कांग्रेस ने भी इसका एक संकेत दिया और कहा, इस तरफ उन्होंने रुख दिखाया अपना कि हम गठबंधन ऐसे करें कि त्रिकोणीय मुकाबला ना हो पाए, 1-to-1 फाइट हो तो फिर ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा हम लोगों के लिए या फिर जो भी गठबंधन बनाएगा उसके लिए। ये होता है, ये राजनीति में होता है। और बीजेपी के सामने अगर आपका वोट डिवाइड होता है तो एक चंक जो बीजेपी का अपना चंक है, अगर वो लेके चली जाती है और आपके वोट्स डिवाइड होते हैं तो आप जाहिर तौर पे घाटे में रहेंगे। तो जहां जहां सीधी फाइट होती है वहां जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन कांग्रेस को जो सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है वो अपने करीब 200 सीटों पे है, जहां से 543 में करीब 200 सीटें ऐसी है मोटे तौर पे जिसमें कांग्रेस और बीजेपी डायरेक्ट फाइट में है। और अभी मैं मोटे तौर पे आंकड़ा नहीं बता सकता, लेकिन करीब 10% स्ट्राइक रेट है कांग्रेस का कि अगर 200 सीटों पे में से आप 20 सीट जीत रहे हो और अगला 180 जीत रहा है तो इतने की लीड बीजेपी की हो जाती है कि उसकी भरपाई करना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में कांग्रेस को एज ए पार्टी बीजेपी के सामने जो डायरेक्ट फाइट है उसमें अच्छा करना बहुत जरूरी है। ये जीतने की का पहला जो फॉर्मूला है या प्री रिक्विजिट जिसको कहते हैं वो यही होगा कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के सामने सीधी लड़ाई में कैसा मुकाबला करती है। देखिए, विपक्ष में कई नेता हैं जो गठबंधन को लेकर बात कर रहे हैं। वो नीतीश कुमार हो सकते हैं, उद्धव ठाकरे हो सकते हैं, तमाम लोग हो सकते हैं। लेकिन मुश्किल तो यही है ना कि गठबंधन करेंगे तो करेंगे कैसे, क्योंकि जो क्षेत्रीय दल हैं उनको लगता है कि हम गठबंधन करेंगे तो हमारे वोट जो है, जो हमने बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जो कांग्रेस से ही निकली या फिर उनका ही विरोध करते हुए बनी, तो वो हमारे वोट उधर ट्रांसफर हो गए तो उन लोगों को इस बात का भी खतरा है, तो वो आना नहीं चाहते। और राहुल गांधी हैं, कई नेताओं को उन्होंने बुलाया नहीं जब भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो रही थी। उसके बाद हाल ही में उन्होंने बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, उन्हें धो दिया चुनाव में, उनका इतिहास याद दिला दिया। तो ये बड़ा मुश्किल होने वाला। कहना आसान है कि गठबंधन कर लेंगे, और समान विचारधारा की वो बात करते हैं। ऐसे कितने दल हैं जिनके साथ वो इस लेवल पर आकर गठबंधन कर सकते हैं आज की तारीख में? देखिए, राजनीति में अगर ये बड़ा आसान होता तो इस पर इतने चर्चा करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन राजनीति में बहुत कुछ इम्पॉसिबल भी नहीं होता है। एक जमाना था जब लालू यादव और नीतीश कुमार साथ आएंगे, ये कोई कंसीव नहीं कर सकता, कोई सोच नहीं सकता था। मायावती और मुलायम सिंह की पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ जाएगी, ये कोई सोच नहीं सकता था।
लेकिन कॉन्स्पिरेसी ऑफ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, और मैंने पहले एक एग्जांपल दिया है, एट द रिस्क ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, मैं फिर से कहता हूं कि एक वक्त ऐसा भी था जब कांग्रेस बहुत ज्यादा मजबूत थी, तो लेफ्ट और बीजेपी एक पाले में खड़े थे कांग्रेस के सामने, वीपी सिंह की सरकार को समर्थन दे रहे थे। तो पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज, और इसीलिए राजनीति के माहिर खिलाड़ियों का इसमें होना जरूरी होता है। नहीं, वो कि कई बार आप सर्कमस्टांसेस भी हैं कि कब क्या हो रहा है। देखिए, जब आपका सर्वाइवल का सवाल होता है, ये तीसरी बार नरेंद्र मोदी सत्ता में आएंगे, बीजेपी सत्ता में आएगी, इतने दिनों तक आप सत्ता से बाहर रहते हैं तो आप रिडंडेंट हो जाते हैं कई बार। तो ऐसे में जो दल जिन्हें ऐसा लगेगा कि इस बार चाहे जो हो जाए हमें अपना इंटरेस्ट थोड़ा उसको पीछे रखना पड़े और मोदी से लड़ने के लिए जरूरी है, तो उनको साथ आना पड़ेगा। और यही एक तरीका, एक फॉर्मूला इनके पास, विपक्ष के पास है, जिसके आधार पे वो मोदी को रोकने की सोच रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि एक साथ इकट्ठा हुआ वोट जो है वो मोदी और बीजेपी के वोट से ज्यादा होगा। और उन्हें यह भी मालूम है कि उनके पास पार्टनर्स बहुत कम है। उनके जो ट्रस्टेड पार्टनर्स थे वो आज उनके साथ नहीं है, अकाली दल उनके साथ नहीं है, शिवसेना का एक फैक्शन उनके साथ नहीं है, जेडीयू उनके साथ नहीं है। तो ऐसे पार्टनर्स जो उनके पुराने सहयोगी थे, दशकों तक उनके सहयोगी थे, आज उनके साथ नहीं है। अपोजिशन को लगता है कि ये मौका है पाउंस करने का। अच्छा, कि आज की आप बिना सहयोगी के हैं, हम सहयोगियों का एक गुच्छा तैयार करेंगे। आज की डेट में कितने ऐसे दल हैं जो आपको लगता है कांग्रेस के साथ जा सकते हैं? नीतीश कुमार तो चलिए कह रहे हैं, उद्धव भी कह रहे हैं, इसके अलावा कोई नजर आता है? क्योंकि बाकी कोई खम्मम में रैली करता है, कोई आपकी जो रैली खत्म हो रही है उसमें नहीं आता है। तो कितने ही दल ऐसे हैं जो अपने आप पे, अपनी जगह पे मजबूत है और आपके साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं? नहीं, ऐसे दल कम हो सकते हैं, लेकिन एक प्री पोल अलायंस बनाना, ऐसे वो लोग कह रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट को कांग्रेस की भी जरूरत है, एनसीपी को जरूरत है, एनसीपी की जरूरत है, इसलिए वो कांग्रेस की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। नीतीश कुमार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक लार्जर एम लिया है कि एक मेन फ्रंट होना चाहिए। ये थर्ड फ्रंट से काम खराब होगा, फिर वो त्रिकोणीय मुकाबला होगा, वो सीधा सीधा मुकाबला चाहते हैं। तो ऐसे दल कम हो सकते हैं, वो जेएमएम हो सकती है, वो जेडीयू हो सकती है, वो आरजेडी हो सकती है, वो महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे हो सकते हैं, एनसीपी हो सकती है। दक्षिण में उनके सहयोगी कम हैं, लेकिन वो कांग्रेस को लगता है कि वो किसी भी सूरत में बहुत कम ऐसे दल हैं जो भाजपा के साथ चले जाएंगे। वो अल्टीमेटली उन्हें आना इस तरफ पड़ेगा। क्या ममता बनर्जी भाजपा के साथ दोबारा चली जाएंगी? क्या वो अलायंस में चली जाएंगी भाजपा के साथ, जिसकी तरफ इशारा राहुल गांधी ने, आपने ठीक कहा, नॉर्थ ईस्ट की रैली में किया। उन्होंने याद कराया कि कैसे ममता बनर्जी उस तरफ चली जाती है। क्या वो उस स्टेट की मजबूरी थी इसलिए कहा, या फिर उनको ट्रस्ट नहीं है? तो ऐसे कई उदाहरण हैं राजनीति में जिसके आधार पे राजनीतिक दल और राष्ट्रीय राजनीतिक दल के तौर पे कांग्रेस ये बात करती है। उसे मालूम है कि कुछ ऐसे दल हैं जो उसके साथ होंगे, कुछ ऐसे दल हैं जो अल्टीमेटली भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, वो इस तरफ ही आएंगे, चाहे उसका स्वरूप जैसा भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुकेश जी। हमारे दर्शक भी बताएं कि क्या रायपुर से नई कांग्रेस निकल रही है, और ये नई कांग्रेस निकल रही है तो उसका साथ देने के लिए कितने लोग तैयार हैं? क्या जो महागठबंधन की बात चल रही है कांग्रेस वो बना पाएगी? बात ये भी चल रही है कि वो आगे ना रहे बल्कि पीछे रहे और फिर गठबंधन को बनाए। तो क्या ये संभव हो पाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।